तो देखिए समतल दर्पण का जो तल रहता है, तो इसका तल, अगर आप तल लिखना चाहें तो ये तल कैसा रहता है, इसका समतल रहता है, ठीक है। और इसका तल कैसा रहता है, इसका तल रहता है वक्र, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, ओके। ये दोनों में खास अंतर है, ठीक है। दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए, ज़्यादातर डिटेल्स हमको गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। पहले इसके बारे में जानेंगे, इसको और अच्छे से जानेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे चलेंगे। तो पहले जान लेते हैं समतल दर्पण। हेडिंग डालिएगा समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण क्या होता है, वे दर्पण जिसका तल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, ओके। अगर आप इमेज बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, प्रकाश किरण आएगी ऐसे और ऐसे टकरा के निकल जाएगी। यह हो गया समतल दर्पण, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला। चलिए, वक्र का भी यानी गोलीय दर्पण का भी सेम हो जाएगा। गोलीय दर्पण में आपको क्या करना रहेगा, अगर आपको गोलीय दर्पण का लिखना है डेफिनेशन, तो क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण। तो यहाँ पे जो जिसका तल कैसा हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, ओके। उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, क्लियर है। तो इसका अगर आप फिगर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रकाश किरण ऐसे टकराई और ऐसे निकल गई, ठीक है। या फिर ऐसे भी बना सकते हो आप, प्रकाश किरण ऐसे आई, ऐसे टकरा के निकल गई, हो गया। अब देखिए अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है समतल दर्पण की विशेषता। तो समतल दर्पण की विशेषता क्या क्या है, यानी क्या क्या क्वालिटी है समतल दर्पण की। तो पहली क्वालिटी इसमें है, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है इसकी, प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा, सदैव सीधा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु से वस्तु की ऊंचाई का आधा बनता है, ठीक है। यानी वस्तु की जितनी ऊंचाई रहेगी उसका आधा ही बनेगा। सपोज़ करिए आपकी हाइट जो है 5 फीट है ना। मान लेते हैं आपकी हाइट कितनी है, 5 फीट है। आपकी हाइट अगर 5 फीट है तो जो मिरर आपके घर में लगना चाहिए, अगर समतल दर्पण लगाना है तो कितना हाइट का लगाना होगा, तो इसका आधा यानी 2.5 फीट। इतने फीट का आप जो है दर्पण ले लेंगे तो आपको पूरा बॉडी दिख जाएगा उसमें, कि पूरा बॉडी आपको कैसे दिखेगा, ठीक है। आगे तीसरा, इसका फोकस बिंदु अनंत होता है ना, यानी फोकस बिंदु इसका कहाँ रहता है, इसका फोकस बिंदु इनफाइनाइट पर रहता है, अनंत पर रहता है, अनंत। ये कई बार सवाल आ चुका है,
ठीक है ना, बहुविकल्पी में कई बार सवाल आ चुका है ये। तो इसका फोकस बिंदु कहाँ होता है, अनंत पर होता है। जब फोकस बिंदु अनंत पर हो गया तो इसकी जो क्षमता हो जाती है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता इसकी शून्य होती है। ठीक है, क्षमता क्या होती है इसकी, शून्य होती है। पांचवा, इसमें पार्श्व उत्क्रमण होता है। ठीक है ना, पार्श्व उत्क्रमण का मतलब समझते हैं, यानी लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन होता है। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है लेफ्ट का राइट में दिखता है, राइट का लेफ्ट में दिखता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मिरर है, ठीक है, इधर आपने आप अगर इधर लेफ्ट में आपका लेफ्ट हैंड है तो इसमें मिरर में राइट हैंड की तरफ दिखेगा। अगर इसमें राइट हैंड है तो इधर लेफ्ट हैंड की तरफ दिखेगा। ठीक है, ये अंतर है इसमें चीज़ें उल्टी दिखती हैं। उल्टे का मतलब होता है लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में दिखना। यही क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण इसको बोलते हैं। ओके, आ रहा समझ में, क्लियर, याद रहेगा। प्रतिबिंब सदैव इसमें क्या बनता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई का क्या होता है, आधा होता है। 5 फीट अगर है तो आपकी हाइट तो 2.5 फीट का अगर चाहिए होगा आपको। मिरर अगर घर पे लगाना है तो अगर आपको समतल दर्पण लगवाना है तो 2.5 फीट का लगाना होगा। फोकस बिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। तो क्षमता इसकी कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है। पार्श्व उत्क्रमण होता है, यानी लेफ्ट का राइट में दिखता है, राइट का लेफ्ट में दिखता है। ये हो गया समतल दर्पण की विशेषता। ओके, आगे चले। चलिए अब आ जाते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण जो होता है वो गोलीय दर्पण 2 टाइप का हो जाता है। इसकी विशेषता, इसको पूरा डिटेल से आपको पढ़ना ही है, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या इसकी क्वालिटी है आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। तो गोलीय दर्पण के प्रकार में आ जाएंगे तो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो जाता है आपका अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। ओके, और दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या होता है, देखिए अव मतलब क्या होता है, दबा हुआ तल। ठीक है ना, जिसका तल दबा हुआ रहेगा उसे अवतल दर्पण बोलेंगे। उत्तल, उत्त मतलब होता है उभरा हुआ, जिसका तल उभरा हुआ रहेगा उसे उत्तल दर्पण बोलेंगे। चलिए देखिए कैसे पहचानें। तो अवतल दर्पण की खासियत ये है, देखिए इसका जो तल रहेगा, ये देखिए इसका तल है। ठीक है, इसके एक तरफ पॉलिशिंग रहेगी, ये कलई की जाती है। अच्छा, इसमें से पूछ सकता है कोई कलई किससे की जाती है, तो कलई की जाती है सिल्वर ऑक्साइड से। किससे, सिल्वर ऑक्साइड से। ठीक है ना, सिल्वर ऑक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इसकी पॉलिशिंग की जाती है कलई सिल्वर ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड से की जाता है। और यहाँ पर ये जो इसका तल है ये कैसा है, ये दबा हुआ है। ठीक है ना, ये कैसा है, दबा हुआ। तो जब दबा हुआ रहेगा तल तो उसे क्या बोलेंगे, दबे हुए तल पे, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश किरणें आएंगी और ऐसे टकरा के ऐसे चली जाएंगी। तो इसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। उत्तल में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका तल कैसा रहेगा, उभरा हुआ रहेगा ऐसे, और इस तरफ कलई रहेगी। ठीक है, पॉलिशिंग इस तरफ रहेगी, यानी कलई इस तरफ रहेगी, और प्रकाश किरणें जब आएंगी ऐसे टकराएंगी और ऐसे चली जाएंगी। आया समझ में? ठीक है, ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन भी लिखवा दें। चलिए डेफिनेशन भी लिखवा देते हैं।
हेडिंग डालिए अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। अब लिखेंगे ऐसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका, जिसके लिखा है, जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यह हो गया। ठीक है, तो इमेज बनाना है तो ऐसे इमेज बना सकते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण आएगी, ऐसे टकराएगी और ऐसे जाएगी। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब उभरे हुए भाग से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उभरे हुए तल से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश किरणें आएँ और ऐसे टकराएं और ऐसे चली जाएं। ठीक, तो ये हो गया। ऐसे आप बना लीजिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। डिफिनेशन related to spherical mirror। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ संबंधित परिभाषा है। ठीक है ना, तो परिभाषा लिखनी है गोली दर्पण से संबंधित। तो पहले बात समझिए, गोली दर्पण बनता है, जो है, जो भी गोली दर्पण बनता है वो किसी सांचे से बनाया जाता होगा। तो वो जो सांचा होता है वो गोलीय होता है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं ये सांचा है। ठीक है, ऐसे स्फेरिकल होगा, गोला। ठीक है, अब इस गोले का जो है कोई ना कोई केंद्र होगा, गोले का केंद्र, और इसकी एक त्रिज्या भी होगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या को दिखा देते हैं आर से, और ये हो गया इसका सेंटर सी। इसी के ऊपर ये जो सांचा है, इसी के ऊपर हमारा जो है मिरर है, मिरर की लेयर चढ़ी हुई है। अब मिरर को जो हम काटते हैं दर्पण को, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक काट के निकाल लिए, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से काट के निकाल लिए, ये इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब इसके इस तरफ मान लेते हैं पॉलिशिंग कर दी, कलई कर दी। कलई किससे करना है, सिल्वर ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड या फिर पारा के ऑक्साइड से इसके कलई कर दिए इस तरफ। अब कलई कर दी, अब इसके बाद क्या इसकी त्रिज्या गायब हो गई? नहीं। तो यहाँ पर इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और ये क्या है, इसका सेंटर हो गया, इसको केंद्र बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी कोई गोली दर्पण रहता है तो उसकी सारी चीज़ें रहती हैं, वक्ता त्रिज्या भी रहता है, केंद्र भी रहता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है उसी को समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में पहला हो जाएगा आपका
वक्रता केंद्र, ठीक है। दूसरा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, और तीसरा हो जाएगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और चौथा हो जाएगा फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। पांचवा हो जाएगा फोकस दूरी, छठा हो जाएगा फोकस तल, ठीक है। ऐसे आपका सातवां हो जाएगा ध्रुव, ठीक है। और ये हो जाएगा आठवां द्वारक, ठीक है। तो ये इतना टॉपिक है, 8 टॉपिक, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो सबके बारे में छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है, पहले मान लेते हैं हमारे पास एक मिरर है, एक गोली दर्पण है, तो इसका कोई ना कोई किसी गोले का टुकड़ा है, ठीक है। तो ये इसका जो सेंटर है, इसी को क्या बोलेंगे, यानी अगर आपको वक्रता केंद्र की डिफिनेशन लिखनी है तो कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। इसको किससे दिखाएंगे, सी से, यानी ये जिस गोले से बना होगा, मान लेते हैं ये जिस गोले से बना हो, इसी गोले से बना होगा, तो गोले से काट के निकाला गया है इसको, तो ये काट के निकाला गया है, तो इसे इसका केंद्र जो होगा वही क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र हो जाता है। ऐसे ही वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो वक्रता त्रिज्या यही हो जाएगी जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, इसे क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसको आर से दिखाते हैं, आया समझ। अब इसके बाद मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है, अब ये दर्पण है, ठीक है। दर्पण और दर्पण को आधे आधे भाग में बांटते हुए कोई ऐसे काल्पनिक रेखा जो ऐसे आधे आधे भाग में बांटते हुए ऐसे चली जाए, इसे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, यही है आपका मुख्य अक्ष, ओके। तो इसको आधे आधे भाग में बांटते हुए ऐसे चली जाए दर्पण को, या सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, कोई काल्पनिक प्रकाश किरण ऐसे सी से होकर जो चली जाए उसे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस बिंदु जब प्रकाश किरण का परावर्तन होता है तो वो जिस बिंदु से होकर जाए, जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे गई और ऐसे टकराई, ठीक है, और टकराने के बाद ये यहाँ से होकर गई और ये वाली भी यहीं से होकर गई, ठीक है, ये इधर चली गई और ये इधर, ये जिस पॉइंट से होकर जा रही है उसको क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। प्रकाश किरण ऐसे गई और फिर टकराने के बाद यहाँ से होकर चली गई, फिर यहाँ से प्रकाश किरण गई और ये भी टकरा कर वहीं से होकर गई, तो ये जो जिस बिंदु से होकर जा रही है उसे क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु बोलेंगे। फोकस दूरी, फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से, ये देखिए ध्रुव होता है, जहाँ से दर्पण को आधे आधे भाग में बांट देते हैं तो ये हो जाता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी को, इसको बोलते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं, तो क्या फोकस दूरी। फोकस तल क्या होता है, ऐसा कोई तल जो इसके फोकस पर हम बना पाए, तो यह हो जाएगा फोकस तल। ऐसे हमने बना दिया तो ये हो गया आपका फोकस तल, ये हो गया फोकस तल, ओके, क्लियर है। अब ध्रुव क्या होता है, ध्रुव देखिए दर्पण का यहाँ पर होता है, कोई दर्पण है, उस दर्पण के एकदम बीचों बीच पॉइंट जहाँ से प्रकाश मुख्य अक्ष होकर गुजर रहा है, वहाँ से उसी को केंद्र को क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव, ठीक है। द्वारक क्या होता है, कोई दर्पण है, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है आपका, ये इस दर्पण का जो व्यास है यहाँ से इतना, तो इसका दर्पण का व्यास है, इसी को क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। है समझ। फिर से एक बार देख लीजिए, वक्रता केंद्र क्या होता है, कोई भी दर्पण है वो किसी गोले का भाग होगा, ठीक है, उसका केंद्र जो रहेगा वही क्या होता है, वक्रता केंद्र हो जाता है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कोई दर्पण है, उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जो त्रिज्या होती है जिस गोले से बना होता है कोई दर्पण,
उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। मुख्य अक्ष क्या होता है, जो सी से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण को 2 बराबर भागों में बांट दे, उसे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। फोकस बिंदु, परावर्तन के बाद प्रकाश किरण जहाँ से होकर जाएंगी उससे क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु बोलेंगे। जैसे कि यहाँ से होकर जा रही हैं तो इसे बोलेंगे फोकस बिंदु। फोकस दूरी क्या होता है, अब यहाँ पे दर्पण को जहाँ पे आधे आधे भागों में बांटे हैं इसको पी से दिखाएंगे, पी फॉर पोल यानी ध्रुव, यही है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव से लेकर एफ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। फोकस तल, कोई ऐसा तल जो फोकस से होकर जाए तो फोकस तल कहलाएगा। द्वारक क्या होता है, दर्पण का जो व्यास होएगा वही क्या होगा, आपका द्वारक होगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है, व फोकस दूरी में संबंध, ठीक है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो पहले समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा दर्पण है, तो कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण की कोई त्रिज्या होगी, जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी क्या हो गई, यहाँ पे क्या होता है, पोल ध्रुव होता है, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो यहाँ की त्रिज्या होगी, ये हो गया आर, ठीक है, आर हो गया। मान लेते हैं इसका फोकस पॉइंट यहाँ पर है, फोकस बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसे क्या बोलेंगे, एफ, एफ बोलेंगे, फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी जो होता है तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, आर बराबर 2f, ओके, आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, ठीक है। आगे इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, इस पे सवाल भी लगेंगे तो इसको याद रखिएगा। या फिर अगर आपको f बराबर निकालना है तो f बराबर निकालना है तो r को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा r/2, यानी जो फोकस दूरी होता है वो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या इतनी है तो इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, फोकस दूरी, यही संबंध है, ठीक है। चाहे आप s इसको लिखो चाहे आप इसको लिखो, दोनों हो, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। ये अगला टॉपिक देखते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है कि बेसिकली इसका मतलब ये है कि वस्तुओं की दूरी को कहाँ से मापते हैं, कि दर्पण में किस जगह से नापना शुरू करते हैं। जैसे सपोज़ करिए ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, तो इसका एक मुख्य अक्ष होगा, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसका पोल है, ये ध्रुव है, ठीक है, और ये इसका क्या है, सी है, और ये क्या है, एफ है, ओके। तो सारी की सारी दूरियां, तो आप लिख सकते हो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, ठीक है। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, यानी P से मापी जाती हैं। तो दर्पण का ध्रुव कहाँ है, यहाँ पर है। तो दर्पण के ध्रुव के अगर हम इस तरफ जाएंगे यानी दाहिनी तरफ, तो सारी दूरियां किस में रहेंगी, प्लस में। दर्पण के बाईं ओर आएंगे तो इसमें सारी दूरियां किस में रहेंगी, माइनस में। नीचे जाएंगे तो दूरियां किस में रहेंगी, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर माइनस में। ऊपर जाएंगे तो ऊपर की ओर सारी दूरियां प्लस में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ऐसे आप फिगर बना के लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से सारी दूरियां कहाँ से नापते हैं, यहाँ से ध्रुव से, ध्रुव से दाहिनी तरफ प्लस, सामने माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दाएं, ये हो जाएगा बाएं और ऊपर, ठीक है, और ये हो जाएगा नीचे, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बच्चों को नहीं समझ में आता है।
और ये तो हो गया आपका अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होगा, इसमें भी ध्रुव से ही सारी दूरियां नापेंगे। ये इसका ध्रुव है, इसका अब वक्र त्रिज्या इस तरफ होगा क्योंकि इसका गोला इस तरफ का बना हुआ है, तो इसको मान लेते हैं सी, ये हो गया आर, और यहाँ हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा स्मॉल एफ। ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें इधर क्या हो जाएगा प्लस, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर भी प्लस, सामने माइनस, नीचे माइनस। ठीक है, इसमें भी वही रहेगा, बस थोड़ा सा ये समझना होगा। इसमें जो r का मान रहता है, r कैसा रहता है, तो r देखिए r किस तरफ है, तो r देखिए इस तरफ है, r c तक की दूरी को r बोलते हैं, ये r है, तो r किस में रहेगा, इसमें माइनस में रहेगा, नेगेटिव। f स्मॉल f किस में रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, u आगे समझाएंगे आपको। u जहाँ पे वस्तु रखते हैं, समझ करो कि यहाँ पे आप वस्तु रखें तो यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे u भी किस में रहेगा, माइनस में। v इसमें, v भी किस में हो सकता है, माइनस और प्लस दोनों में हो सकता है। ठीक है, इसमें आप इसको याद कर लीजिएगा। इसमें क्या रहेगा, r देखिए r किस तरफ है, दाहिनी तरफ, तो r किस में है, प्लस में। f किस तरफ है, f भी उस तरफ है, f भी प्लस में। u किस तरफ रहेगा, वस्तु को जब भी रखेंगे दर्पण के सामने रखेंगे, माइनस में। v इसमें जो रहता है ज़्यादातर प्लस में रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आया समझ, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। बस इतना ध्यान रखिए कि सारी दूरियां p से नापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग हो जाएगी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे कैसे बन सकता है, उसकी 4 कंडीशन बनेंगी, यानी 4 नियम हो जाएंगे। ठीक है, पहला नियम, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई इस तरीके से अवतल दर्पण है और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, और ये मान लेते हैं इसका C है और ये इसका F है। ठीक है, तो कोई प्रकाश किरण I मुख्य अक्ष के समांतर है, कोई प्रकाश किरण किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे जाती है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर है, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर, तो दर्पण पे टकराने के बाद ये सब सारी किरणें कहाँ से होकर जाती हैं, F से होकर जाती है। ये भी कहाँ से होकर जाएगी, F से। ठीक है, अगर दूसरे वाले दर्पण में बात करें, ये वाला दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल, इसमें C यहाँ पर होगा, F यहाँ पर होगा, P यहाँ पर होगा, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, अब ये सारी किरण उस तरफ तो जाएगी नहीं, तो ये क्या होगी, फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी, ऐसे, ये भी। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट बन जाएगा आपको, पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती हुई या आती हुई
प्रतीत होती है। आया समझ? अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरण तो दर्पण पे टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। और उत्तल दर्पण में क्या होगा? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, आती हुई। ठीक है, ये हो गया पहला। हो गया, आगे बढ़े। गुड। चलिए नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा। सपोज करिए ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, सब कुछ सेम, P, F और C। अगर कोई प्रकाश किरण मान लीजिए इसी से होकर आ रही है, फोकस से ही, ठीक है, कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है फोकस से, अब क्या होगा? ऐसी कंडीशन में फोकस से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एकदम उल्टा है उसका, पहले वाले का उल्टा है। अगर फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें भी यही होगा, यहाँ फोकस, यहाँ मान लेते हैं C है। अब लग रहा है कोई प्रकाश किरण एकदम डायरेक्ट कहाँ जा रही है? इसी पर। ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या? फोकस बिंदु से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो, फोकस से होकर आई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहाँ भी लग रहा है फोकस पे जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। ओके, क्लियर? चलिए तीसरा देखिए, तीसरा नियम। अगर मान लीजिए हमारे पास ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये इसका P पॉइंट है, और इसका F पॉइंट है, और ये C। अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण अगर C से ही होकर जाए ऐसे और दर्पण पे टकराए, तो जैसे आई है वैसे ही प्रकाश किरण वापस लौट जाएगी। यानी C से जाने वाली प्रकाश किरण C पर वापस लौट जाती है। ऐसे दूसरे वाले में भी, अगर ये F है और ये अगर इसका C है और ये P है, कोई प्रकाश किरण लग रहा है कि डायरेक्ट कहाँ जा रही है? C पर, तो जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी। ठीक है ना? यानी आप लिख सकते हो C पर C से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये हो गया, यानी C पे जा रही है तो क्या हो जाएगी? उसी से लौट जाएगी। क्लियर? आ रहा समझ? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट चौथा, ये आपका P पॉइंट, F पॉइंट और ये C। अगर क्या हो कि कोई प्रकाश किरण डायरेक्ट कहाँ जाए?
डायरेक्ट ये पी पर जाए। ओके, तो अगर कोई प्रकाश किरण डायरेक्ट पी पर जा रही है तो जितना एंगल इधर बनाई है उतने ही एंगल से इस तरफ से वापस निकल जाएगी। ठीक है, ओके क्लियर। ऐसे इसमें भी होगा, अगर कोई मान लेते हैं एफ है, ये सी है और ये पी है, कोई प्रकाश किरण आई और डायरेक्ट यहाँ पे सी पे चली गई, डायरेक्ट कहाँ पे चली गई, पी पे, ऐसे, तो यहाँ से वापस लौट जाएगी, जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से वापस लौट जाएगी। ये लिखना है, यानी जब किरण पी से होकर जाए तो परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण से